फर्स्ट पार्ट में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था। अब हम बोली, लिपि, व्याकरण और साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। बोली किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष पर बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। यह केवल बोलने के ही काम आती है। इसमें साहित्य रचना बहुत कम होती है। अतः बोली की परिभाषा होगी, किसी छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। अब हम भाषा और बोली में अंतर समझेंगे। भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरा पॉइंट, भाषा का अपना व्याकरण एवं लिखित साहित्य होता है, जबकि बोली में लिखित साहित्य बहुत कम होता है और इसमें व्याकरण को महत्व नहीं दिया जाता। बोली में कहावतें, लोकगीतों और लोक कथाओं का प्रयोग अधिक किया जाता है। अब हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। लिपि किसे कहते हैं? मौखिक भाषा में हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, लेकिन इन ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। इन ध्वनियों को लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर लिए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा, भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, बंगाली भाषा की लिपि बांग्ला है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है और जर्मन और फ्रेंच भाषा की लिपि भी रोमन है। इसी तरह संस्कृत, मराठी, कोंकणी और गुजराती भाषा की लिपि हिंदी भाषा की तरह देवनागरी है और उर्दू की लिपि है फारसी। भाषा और उनकी लिपियां आप याद कर लें, क्योंकि अक्सर किसी भी भाषा की लिपि एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब हम समझेंगे कि व्याकरण क्या है। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित करता है। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, जिसके कुछ नियम होते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर हम किसी भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध रूप का निर्धारण करते हैं। अतः व्याकरण की परिभाषा होगी, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण और वर्णों के मेल से शब्द बनाने के नियम बताए जाते हैं। दूसरा शब्द विचार है। इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और उनकी रचना आदि का विवेचन किया जाता है। विवेचन का अर्थ होता है किसी चीज का अच्छी तरह से परीक्षण करना या जांच करना। व्याकरण का तीसरा भाग है वाक्य विचार। इस विभाग में वाक्य के स्वरूप, भेद, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना आदि का विवेचन किया जाता है। अब हम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। साहित्य शब्द का अर्थ है साथ होना या शास्त्रों व ग्रंथों का समूह है। कई वर्षों से प्राप्त ज्ञान धीरे धीरे एकत्रित होकर साहित्य के रूप में संचित होता रहता है। साहित्य 2 प्रकार का होता है। पहला गद्य साहित्य और दूसरा पद्य साहित्य। गद्य साहित्य साधारण रूप से अपने विचारों को व्यक्त करना ही गद्य साहित्य कहलाता है। गद्य साहित्य में कहानी, उपन्यास, लेख, जीवनी, पत्र और नाटक आदि लिखे जाते हैं और इन्हीं के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है। जबकि पद्य साहित्य में काव्य द्वारा या कविता द्वारा अपने विचारों और भावों को प्रकट किया जाता है, जैसे कविता, दोहे, चौपाई, गीत, गजल आदि। अब हम इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। अपने भाव व विचार प्रकट करने का साधन भाषा कहलाती है। भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। माँ व परिवार द्वारा सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार से निकली है। राजभाषा देश के राजकाज के रूप में प्रयोग की जाती है। विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा मान्य भाषा को मानक भाषा कहते हैं। हिंदी
पूरे देश में संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग होती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं और बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण से हमें पता चलता है भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का। भाषा के ज्ञान के भंडार को साहित्य कहते हैं। साहित्य के दो रूप होते हैं, गद्य और पद्य। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।